हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे आपको सही शब्दों के साथ भरना है, ठीक है। तो क नंबर में क्या है, जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। अर्थात जल को स्वच्छ करना प्रदूषक को दूर करने का प्रक्रम है। नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको देखकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो क नंबर क्लियर है। ख नंबर क्या है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। तो जो घरों से अपशिष्ट जल निकलता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वाहित मल कहा जाता है, ठीक है। ख नंबर हो गया। फिर ग नंबर देखिए, ग नंबर है शुष्क डैश का उपयोग खाद में किया जाता है। तो किस चीज का उपयोग खाद में किया जाता है, तो शुष्क मल का उपयोग खाद में किया जाता है, ठीक है। ग नंबर हो गया। फिर घ नंबर है, नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध होती है। तो नालियां किसके द्वारा अवरुद्ध होती है, तो तेल और वसा। जो तेल और वसा के द्वारा, जो सॉरी यहाँ पर तेल वसा नहीं होगा, नालियां अवरुद्ध होगा आपका कपड़े और प्लास्टिक के कारण। कपड़े और प्लास्टिक के कारण जो है नालियां गंदी होती है। क्या लिखिएगा, कपड़े और प्लास्टिक, प्लास्टिक। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, प्लास्टिक और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, वाहित मल क्या है। तो वाहित मल किनको कहा जाता है, अनौपचारिक वाहित मल को नदियों एवं समुद्र में विसर्जित करना क्यों हानिकारक है, समझिए, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो वाहित मल एक तरल अपशिष्ट है जिससे विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है, जैसे घरों, कार्यालयों, कारखानों, अस्पतालों आदि के पानी के साथ साथ अशुद्धियां भी एक बड़े घटक के रूप में पानी में हुई आती है। इसे वाहित मल कहा जाता है। तो वाहित मल किसे कहा जाता है ये हम लोग समझ चुके हैं। इसमें जटिल मिश्रण होता है, जैसे ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां। विभिन्न प्रकार के रोग वाहक जीव होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं के कारण बनते हैं। नदियों और समुद्र में अनौपचारित वाहित मल के निर्वाह जल संसाधनों को प्रदूषित करेगा। दूषित जल होता है, जल ये पौधे और जानवरों के लिए खतरनाक होता है। इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, डेंगू आदि कई बीमारियां फैलती है, ठीक है। तो वाहित मल क्या होता है हम लोगों ने पहले वो समझा, और इसको नदी, नालों और समुद्र में विसर्जित क्यों नहीं करना चाहिए, और ये हानिकारक क्यों होता है, और इससे क्या क्या रोग होता है, सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। और उम्मीद है आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत अब इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझने के बाद आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेल और वसाओं को नाली में बहने क्यों नहीं देना चाहिए, समझाइए। मतलब जो तेल और वसा होता है ना, इन्हें नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, तेल और वसाओं नालियों में बहने वाले पानी को रोककर नालियों को अवरुद्ध कर देती है। खुले नालियों में वह मिट्टी को छिद्रों को अवरुद्ध कर देते हैं, और इस प्रकार मिट्टी द्वारा पानी का अवशोषण में बाधा आती है। इसलिए तेल और वसा को नाली में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो तेल और वसा होते हैं ना, वो नालियों में जाकर नालियों के छिद्रों को अवरुद्ध कर देते हैं, और जिससे जो है मिट्टी जल को सोख नहीं पाता है, और जिससे जो है जल को दूसरी जगह जाने में जो है दिक्कत होता है। इसलिए जो है हमें तेल और वसा को नाली में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ पर समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन करें। जो अपशिष्ट जल होता है ना, उससे अगर हम लोग स्वच्छ जल प्राप्त करना चाहें तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगा, इसका वर्णन हम लोग को करना है। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे,
अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रक्रम आएंगे? तो भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। जो भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्य होते हैं ना, उनको पृथक करने में ये तीनों सहायक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग करना आवश्यक है। और कौन कौन से चरण इसमें सम्मिलित होंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला चरण क्या है? पॉइंट मत बोलिए, चरण बोलिए। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ी हुई ससाला छत्रों यानी बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जैसे टुकड़े, डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन आदि को हटा दिया जाता है। तो जो ऊर्ध्वाधर लगी छड़ होती है ना, उसका क्या काम होता है? उसके कामों को हम लोगों ने देख लिया। उसका विशेषकर काम होता है कि जो प्लास्टिक होते हैं, जो बड़े बड़े कचरे होते हैं ना, उनको वो हटा देता है। ठीक है। फिर दूसरे चरण में क्या है? वो वाहित मल अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने वाली टंकी से गुजारा जाता है, जहां रेत, ग्रीट और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो बालू और गिट्टी होते हैं ना, बालू ग्रीट के टंकी से गुजारा जाता है, जहां पर रेत और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। और तीसरे चरण में क्या होता है? जल को बड़ी टंकी में लाया जाता है, जहां उसे घंटों तक रखा जाता है। उसे ठोस, मल और निलंबित सूक्ष्मजीव आदि तली में बैठ जाते हैं और इससे अलग कर दिया जाता है। शीर्ष भाग में जल को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका तीसरा चरण हो गया। और इसका एक अंतिम चरण होता है, जिसमें जल को फाइनल राउंड में अच्छे से साफ करके उसको उपयोग में लाए जाने युक्त बना लिया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं आप लोग। क्लियर है ना? इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपांक क्या है, समझिए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो अपांक क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अपांक के बारे में। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के दौरान अपशिष्ट जल में पड़े कीचड़, मानव अवशिष्ट आदि को अपांक कहते हैं। तो अपांक किन्हें कहते हैं? जब हम लोग अपशिष्ट जल को साफ जल में बदलते हैं ना, इस दौरान अपशिष्ट जल में जो कीचड़ और मानव अपशिष्ट पड़े होते हैं, उनको अपांक कहा जाता है। चूंकि ये जैविक कचरा होता है, इसलिए इसका उपयोग गैस और खाद बनाने में किया जाता है। तो अपांक का उपयोग जो है बायोगैस और खाद बनाने में किया जाता है। कीचड़ को एकत्र किया जाता है, इसे एक अलग टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे इसमें अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा इसमें विघटित किया जाता है। फिर आगे क्या होता है? इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस का उपयोग ईंधन में किया जाता है। जलवाहक टैंक के द्वारा रोगाणुओं का रोग, मानव अपशिष्ट का निपटान होता है और सक्रिय कीचड़ बनता है। सक्रिय कीचड़ से लगभग 97% पानी होता है। सुखाने वाली मशीन द्वारा पानी निकाला जाता है। सूखे कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो अपांक होता है वो एक प्रकार का कीचड़ होता है, जिसमें से जो है बायोगैस और खाद बनाने का उपयोग होता है। जब अपांक को निपटान करने के लिए एक अलग टंकी में रखा जाता है, तो उससे जो है कीचड़ को अलग किया जाता है और पानी को अलग किया जाता है। जो पानी होता है उससे जो है गैस बनता है, और गैस बनने के बाद पानी बन जाता है, और फिर जो सूखा कचरा कीचड़ था वो आगे चलकर खाद बन जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझिए। तो जो अनुपचारित मानव मल होते हैं ना, वो एक स्वास्थ्य संकट होते हैं। कैसे इसको समझाना है हम लोग को? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अनुपचारित मानव मल में कई रोगाणु और विषाणु जैसे सूक्ष्मजीव होते हैं। मतलब जो अनुपचारित मानव मल होते हैं उसमें कई रोग होते हैं और विषाणु जैसे सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सूक्ष्मजीव कई बीमारियां जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन
रोगों को कीटाणु, हवा, पानी या कीड़ों द्वारा आसानी से भोजन या पीने के पानी को दूषित कर सकता है। इस प्रकार अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो जो अनुपचारित मानव मल होता है ना, उससे जो है बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो। ये खतरनाक बीमारी अनुपचारित मानव मल से हो सकता है। और ये जो रोग हैं कीटाणुओं के द्वारा, पानी और कीड़ों द्वारा हमारे शरीर में आसानी से चल जाएगा, जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो है अनुपचारित मानव मल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये खतरा पहुंचाता है शरीर को। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जल को रोगाणुसित यानी रोग मुक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो जल को रोगाणु अर्थात जो रोग होते हैं, रोग मुक्त बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 2 रसायनों के नाम हम लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरीन और ओजोन। दवा उद्योग में जैसे रसायनों का उपयोग आमतौर पर जल को रोगाणुसित यानी रोग मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो जल को रोग मुक्त हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में सलाका छत्रों का कार्यों को समझाइए। तो जो अपशिष्ट जल का जब उपचार किया जाता है ना, अपशिष्ट जल जो उपचार संयंत्र होता है, उसमें सलाका छड़ जो होता है उसका कार्य क्या है, उसके कार्यों को हम लोग को समझाना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़े से बने सलाका छन्नों के बीच से गुजारा जाता है। इसमें अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं के टुकड़े जैसे डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन आदि को हटा लिया जाता है। तो जो अपशिष्ट जल के संयंत्र में सलाका छन्न होते हैं, वो सबसे पहले का प्रक्रम होता है। जब अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में जब डाला जाता है तो सबसे बड़ी जो कचरे होते हैं जैसे डब्बे, प्लास्टिक, उसमें जो है अलग होता है, इसीलिए सलाका छन्न का उपयोग वहां पर होता है। इसका ये कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो हमें जो है स्वच्छता और रोग के बीच के संबंध को समझाना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में बीमारियां होती है। गंदगी से हानिकारक रोगाणुओं, मक्खियों और मच्छरों का विकास होता है, जो हैजा, टाइफाइड, पोलियो और पेचिश जैसी कई बीमारियों को फैलने का स्रोत है। मतलब जो स्वच्छता और रोग के बीच संबंध, ये अंतर है कि जो दूषित जल होते हैं ना, जो यहाँ पर गंदगी होती है, दूषित जल होता है, वहाँ पर कई संख्या के बीमारी होती हैं, वहाँ पर कई जो है हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाती हैं जो रोग फैला सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है मक्खियाँ और मच्छर, वहाँ पर उनका विकास हो जाता है, जो आगे चलकर हैजा, टाइफाइड, पोलियो जैसे खतरनाक रोगों का बीमारी फैलने का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया खत्म। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है अस्वच्छता क्या है? स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी भूमिका को समझाइए। तो स्वच्छता के संदर्भ में जो है हमें एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाने के लिए बोल रहा है। तो हमारा क्या क्या दायित्व होता है, इस दायित्व को हम लोग को इस आंसर में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है आपको भी सेम टू सेम लिखना है। फटाफट चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अपशिष्ट जल संयंत्र को बनाने और बनाए रखने के लिए महंगे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें एक सक्रिय नागरिक बनकर कचरे को सीमित करना चाहिए। निम्नलिखित का अनुसरण करने का प्रयास करें। जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र होता है ना, उसको बनाया और बनाए रखने के लिए
काफ़ी ज़्यादा पैसों के खर्च होता है। उस खर्च से बचने के लिए हमें कचरों का उपयोग को सीमित करना होगा और निम्नलिखित अनुसरण का पालन करना होगा। कौन कौन से अनुसरण है? पहला पॉइंट है आपका, खुली नालियों को ढकना चाहिए और आसपास को साफ रखें। जो खुली नालियां होती हैं उनको ढक कर रखना चाहिए और आसपास को साफ रखना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा है, तेल और वसा से बनी चीज़ों को नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरे पॉइंट में है, रसायन जैसे पेंट, कीटनाशक, गाड़ियों से निकला तेल आदि को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। चौथे पॉइंट में है, लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करें। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, पुनर्चक्रित और गैर पुनर्नवीकरणीय को अलग अलग जगह फेंकें। मतलब हमें जो है जो कचरे जैव वाले होते हैं जिनको आगे चलकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं उनको हरे बॉक्स में रखना है, और जो मिट्टी में गैर पुनर्नवीकरणीय होते हैं उनको हम लोग को नीले वाले डब्बे में रखना है। और क्या क्या चीज़ों का हम लोग को प्रयास करना है ये सारे पॉइंट में समझा दिया गया है। इन सभी को आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया है, समझ गए हम लोग, ठीक है? समझ गए हैं ना? कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रस्तुत वर्ग पहली में दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो इसका हल हम लोग को करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। मैं इसको पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि इसको पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम में हम लोग और भी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं केवल इसका आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऐसे, आपको इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर होगा बाएं से दाएं की ओर। तो बाएं से दाएं की ओर में हो जाएगा जैव गैस 2 नंबर में, 4 नंबर में हो जाएगा वातन, 5 नंबर में हो जाएगा 7 नंबर में हो जाएगा सीवर, 8 नंबर में हो जाएगा वाहित मल। ये हो गया बाएं से दाएं में। अब ऊपर से नीचे में क्या क्या होगा, ऊपर से नीचे में 1 नंबर में होगा आपका ओजोन, 3 नंबर में आपका हो जाएगा अवायवीय जीवाणु, 5 नंबर में आपका होगा संदूषित जल, 6 नंबर में आपका होगा उपचार संयंत्र और 9 नंबर में आपका होगा मल। तो हमने जो है दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जो है सभी को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है? और यहाँ पर भी जो है ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे में भी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का समझ गए होंगे और कॉपी में इसको लिख भी लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जो ओजोन परत के बारे में जो बातें लिखा गया है ना यहाँ पर क ख ग घ में, इनको हम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर लिखना है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले क नंबर में लिखा है, ये सजीव जीवों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है। ख नंबर में है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। फिर ग नंबर में है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और घ नंबर में है, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। तो हम लोगों ने जो है ओजोन परत के बारे में जो जो वक्तव्य को लिखा गया था उनको पढ़ा हम लोगों ने। अब इसमें से जो है हम लोग को क्वेश्चन अब पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो कौन सा ऐसा वक्तव्य है जो सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका होगा पॉइंट नंबर 2 अर्थात ख और ग। यहाँ पर जो वक्तव्य दिया हुआ है ना 4, इसमें ख और ग ही वक्तव्य सही है, ठीक है? उसके बाद जो है सारे गलत हैं। तो ख और ग किस में मिल रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है? और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया है। और इसी के साथ हमने जो है क्लास 7 का जो साइंस बुक था ना एनसीईआरटी में, सभी चैप्टरों का एमसी क्वेश्चन आंसर देख लिया है। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है? और आगे मैं इसी तरह के और वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।